गुड मॉर्निंग। अब तक हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टेक्निक यूज़ होती है उनके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने 3 टेक्निक पढ़ ली है। पहली थी एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड थी ब्लॉटिंग, थर्ड थी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करते हैं अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किसने किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था जेफरीज। क्या नाम था उनका? एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को 1985 में दिया था या डिस्कवर किया था। इस मेथड में क्या होता है, डीएनए सेगमेंट्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए बैंड अलग अलग बना लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले डीएनए जो है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से काट लेंगे और काटने के बाद जो भी डीएनए का सॉल्यूशन है उसको एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ट्रांसफर करेंगे और उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, जिससे क्या होगा, डीएनए अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर अलग अलग बैंड बॉन्ड जो है बना लेता है, अलग अलग बैंड बना लेते हैं। अब फिर क्या होता है, फिर इसकी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक द्वारा एक्सरे प्लेट या अल्ट्रावायलेट लाइट की सहायता से इसको क्या कर देते हैं, हम उद्भाषित कर देते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या करते हैं, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो भी डीएनए के बैंड्स अलग अलग बनाए हैं इनको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर कर लेते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर करने तक की जो प्रोसेस होती वो क्या कहलाती है, ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सरे प्लेट पर या यूवी लाइट की सहायता से इसको हम ऐसा बना देंगे कि हम इसको आसानी से देख सके। या तो इसको एक्सरे प्लेट पर ले लेंगे जो भी हमें डीएनए प्राप्त हुआ है, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की सहायता से हम ऐसा बनाएंगे उसको कि उसे हम आसानी से देख सके। उद्भाषित करने का मतलब होता है जो विजिबल हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसमें होता क्या है, डीएनए में प्रेजेंट जो भी नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं उनको उनके स्पेशल सीक्वेंस के बेसिस पर अलग अलग कर लिया जाता है। स्पेशल सीक्वेंस के बेसिस पर क्या कर लिया जाता है, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। एडेनिन थायमिन से बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के 2 बॉन्डों द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्डों द्वारा जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके यूजेस क्या क्या हैं। इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला यूज ये है कि आइडेंटिफाई द चाइल्ड्स पेरेंट। मतलब जो भी कोई बालक है, कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ही इसके माता पिता है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को काम में लेते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, डीएनए को एनालिसिस किया जाता है कि पेरेंट्स के डीएनए को और चाइल्ड के डीएनए को एक्सरे प्लेट पर या अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से हम देखते हैं। अगर पेरेंट्स का डीएनए चाइल्ड्स के डीएनए के सिमिलर होता है तो हम बताते हैं कि ये बच्चा जो है इन्हीं पेरेंट्स का है, और अगर डीएनए मैच नहीं होता है तो इसका मतलब इन पेरेंट्स का ये बच्चा नहीं है। सेकंड यूज़ क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जो जेनेटिक डिजीज़ है उनका पता लगाने में या उनको आइडेंटिफाई करने में, जेनेटिक डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन में इसका सेकंड यूज़ है। जेनेटिक डिजीज़ जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया में होता क्या है, हीमोफीलिया में अगर किसी को कट लग जाता है तो ब्लड नहीं रुकता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ है जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में, जिस भी बच्चे में ये डीएनए मतलब डिजीज़ होगी उसके डीएनए में कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, तो उसके डीएनए को आइडेंटिफाई करके कि भाई इसमें जेनेटिक डिजीज़ है, कहाँ से आई है, कौन से मतलब इसको पेरेंट्स से मिली है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। थर्ड है बलात्कार व हत्या जैसे अपराध में अभियुक्त का पता लगाने में। रेप और मर्डर जैसे जो केसेस होते हैं उसमें किसने ये किया है तो उसके डीएनए
से उस अभियुक्त का पता लगाया जाता है, जो भी क्रिमिनल होता है उसका पता लगाया जाता है। डीएनए उनके बालों से ले सकते हैं, बलात्कार वाले या रेप वाले केस में उनके सीमन से ले सकते हैं, सीमन का डीएनए। इससे पता लगाया जाता है कि अगर डीएनए मैच हो जाता है तो कि ये अपराध इसी व्यक्ति ने किया है। इसके बाद हम बात करें फिफ्थ जो टेक्निक है वो है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जब कभी हम क्या करते हैं किसी भी डीएनए सेगमेंट्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से अलग अलग प्रभेदों में या अलग अलग जातियों में काटते हैं तो इसको हम कहते हैं RFLP या रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। When restriction endonuclease enzyme cut the genomic DNA segments to various phases and species is called RFLP या restriction fragment length polymorphism। यानी कोई भी डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटना है और काटे भी किसका, अलग अलग प्रभेदों का या जातियों के डीएनए को, तो इसको हम क्या कहते हैं RFLP। इस विधि में होता है क्या है, डीएनए को सेपरेट करेंगे, उसके बाद उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा पाचित करेंगे, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा उसको डाइजेस्ट कर देंगे। यानी अलग अलग छोटे छोटे, डाइजेशन में क्या होता है, जो भी बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, ये डाइजेशन कहलाता है। तो इसी तरीके से डीएनए के जो बड़े बड़े सेगमेंट्स होंगे उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ना, कट करना, ये कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डाइजेशन। अब डाइजेस्ट कर लिया हमने, उसके बाद क्या किया, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद क्या होता है, डीएनए जो है सारे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेशन में भी बात करी थी कि मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज़्यादा होगा उनकी मूवमेंट स्लो होगी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनकी मूवमेंट फास्ट होगी, जिनकी मूवमेंट स्लो होगी वो पहले रुक जाएंगे और जिनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी वो आगे तक चले जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के बैंड बन जाएंगे और अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए क्या हो जाएंगे, सेपरेट। अब जब डीएनए बैंड बन गए, इन बैंड्स को हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस क्या है, डीएनए को सदन ब्लॉटिंग। डीएनए को जो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर लेंगे अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, तो इसको हम क्या कहते हैं, सदन ब्लॉटिंग। अब हमने सदन ब्लॉटिंग की प्रोसेस भी कर ली। अब इसके बाद इस फिल्टर पेपर को रेडियो एक्टिव प्रोब डालेंगे इस फिल्टर पेपर पर, जिससे क्या होगा, इसमें विचलन हो जाएगा और इसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसका एनालिसिस कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी अलग अलग लेंथ के जो भी डीएनए हैं उनको सेपरेट करना कहलाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके यूजेस क्या क्या है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के, विभिन्न जातियों में आपसी संबंध बताती है। ये अलग अलग स्पीशीज़ है उनमें आपसी संबंध कैसे बताएगी कि अगर दो स्पीशीज़ है अलग अलग, उनके डीएनए में कितनी सिमिलरिटी है, उसके बेसिस पर उनके बीच में जो भी संबंध होता है उसको निर्धारित किया जाता है। सेकंड जो है, यूजेस टू आइडेंटिफाई द जीन स्ट्रक्चर एंड वर्क ऑफ क्वांटिटिव कैरेक्टर्स, मतलब जीन का जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना और उसमें कितना मात्रात्मक लक्षण है उसको निर्धारित करना। ये रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा यूज़ है। थर्ड यूज़ की अगर हम बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये काम में आता है। जैसा कि हमने पढ़ा ही था अभी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद में ब्लॉटिंग, उसके बाद में उनको अल्ट्रावायलेट रेज से या एक्सरे पर उनको उतारना तो कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इनको फ्रैगमेंट्स को ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा अलग अलग ज्ञात करना RFLP या रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। बाय दिस मेथड मैपिंग RFLP, मतलब इस मेथड के द्वारा किस रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ की मानचित्रण किया जाता है, किस किस का, चावल का और गेहूं का और सीरियल्स का, राइस, वीट और जितने भी धान हैं उनका मैपिंग की जा चुकी है। अब
हमने अब तक 5 टेक्निक पढ़ी। फर्स्ट थी एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड थी ब्लॉटिंग, थर्ड पीसीआर, फोर्थ जो थी हमारे पास वो थी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हमने 5 टेक्निक के बारे में बात की। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड ब्लॉटिंग, थर्ड पीसीआर, फोर्थ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और फिफ्थ जो हमने टेक्निक पढ़ी थी वो पढ़ी थी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या RFLP, जिसमें ये अधिकांश टेक्निक जो है आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब हम बात करें कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने की है, डीएनए को रिकॉम्बिनेंट किया है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो हम बात करें अगर एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेजेस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन की क्लोनिंग करने में ये काम आता है। रेस्ट्रिक्शन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन जो हैं उनकी क्लोनिंग करने में क्या आते हैं, ये काम आते हैं। जो भी जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनकी क्लोनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उन जीनों की हमें क्या करनी है, मात्रा बढ़ानी है, ताकि जो भूमि है उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सके। सेकंड, हीमोफीलिया के जीन की क्लोनिंग। हीमोफीलिया जो फैलाने वाला रोग है उसके जीन की क्लोनिंग की जाती है ताकि अर्ली स्टेज में ही हम पता लगा सकें कि इसको ये डिजीज हो गई है। थर्ड है हेपेटाइटिस बी वायरस के जीन की क्लोनिंग। हेपेटाइटिस बी जो वायरस है उसकी भी क्लोनिंग, ताकि उस डिजीज के बारे में हमें पता लगाया जा सके। फोर्थ है ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन जीन की क्लोनिंग। जो भी हार्मोन ग्रोथ कराने वाले हैं, वृद्धि हार्मोन है, और जो इंसुलिन उत्पन्न करने वाले, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले हैं, उन जीन्स की हम क्या करेंगे, क्लोनिंग कराएंगे, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी कम समय में मिल सके। फिफ्थ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। सिक्स्थ है एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, इसके निर्माण में जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। पेनिसिलिन के जो निर्माण के लिए है, जो किसकी क्लोनिंग की जाती है, जी एसाइलेज की क्लोनिंग की जाती है। इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम जो भी डिज़ायर जीन चाहते हैं उसको हम इजीली किसी भी वेक्टर के थ्रू किसी भी होस्ट में एंटर करा सकते हैं। उसके हमने 6 स्टेप्स पढ़े थे। अब आज हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, फिर इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है उनके बारे में भी हमने बात कर ली। टेक्निक जो हमने पढ़ी थी एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड थी ब्लॉटिंग, थर्ड थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फोर्थ थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और फिफ्थ RFLP या रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बायोटेक्नोलॉजी की। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में कितनी, मतलब इंडिया में क्या स्कोप है और क्या होती है। थैंक यू।